गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा क्लास आज लेट स्टार्ट हुई है, पर इम्पॉर्टेंट सेशन, बहुत बढ़िया सेशन। और नया चैप्टर मौर्यन एम्पायर तो हमारा ख़त्म हो गया। ये हमारे पास नया चैप्टर है और इस चैप्टर में गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर, यहां पर ये हमारा नया चैप्टर है, तो यहां पर इसकी शुरुआत करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, शुरू करते हैं सेशन को। अच्छा, राशिका बोल रही है सर क्वेश्चंस आप ज्यादा नहीं कराते हो। बेटा जे उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट जो भी पीवाईक्यूज भी आए हुए हैं, एक्स्ट्रा और पीवाईक्यूज शामिल करके ही क्वेश्चंस कराते हैं। और दूसरी चीज, कंटेंट ज्यादा दिया जाता है। मैं क्या करता हूं, अब जैसे क्वेश्चंस में ज्यादा करवा दूंगा, चलो मान लो 20 क्वेश्चन करवा दिए, पर उसमें दो दो लाइन का कंटेंट आएगा, तो या तो वो कर लो या फिर एक ही क्वेश्चन ऐसा ले लो जिसमें सारा कंटेंट कवर हो जाए। समझ में आ रही है बात, जिसमें सारा कंटेंट कवर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन में आज, अब जैसे कई सारे क्वेश्चंस में लेके आया हूं जिसमें वो कंटेंट वहीं पर कवर हो जाएगा सारा। जैसे मान लो चंद्रगुप्त टू के बारे में कोई सवाल आ गया, मैं चंद्रगुप्त टू को पूरा वहीं करवा दूंगा, तो उससे आगे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो फिर आप आराम से कर सकते हो। अब मैं क्या होगा, अगर 5 फैक्ट लिए तो 5 फैक्ट को लेकर अगर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो आपको बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं आपको मतलब बेवकूफ बना रहा हूं। 5 फैक्ट के बेसिस पे 5 क्वेश्चन करवा दिए तो मैं लगेगा यार ऐसे तो क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी देखनी पड़ती है, कंटेंट भी देखना पड़ता है, उस हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाते, क्वेश्चंस भले ही कम करवाता हूं, ठीक है, भले ही क्वेश्चन जो है एक चैप्टर से 20 करवा दिए, 18 करवा दिए, पर वो वैसे क्वेश्चंस होंगे जिससे आपका कंटेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं है। क्यों खामखा क्वेश्चंस में लगे रहना ज्यादा, जब एक ही क्वेश्चन में सारा कंटेंट कवर हो रहा है। समझ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कोई भी डाउट हो खुल के पूछो, कोई टेंशन नहीं, मैं लॉजिक दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए, किसी का भी कोई भी डाउट ऐसा हो। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू नवनीत, नेहा, थैंक यू। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो कोई सही गलत वाली बात नहीं है, किसी बच्चे का डाउट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ने डाउट पूछा, हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। और किसी को भी कोई भी ऐसा नॉर्मल डाउट भी लगे कि सर थोड़ा सिली डाउट है, पूछ लिया करो यार, थोड़ी सी बेइज्जती तो करूंगा सह लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बिल्कुल वो खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर हम शुरू करें उससे पहले आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन, आप सबको मालूम है कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। तो जिन भी लोगों ने अभी तक थ्योरी अपनी कमजोर कर रखी है और फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो टाइम की बर्बादी ना करते हुए सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। और अगर थ्योरी बहुत बढ़िया हो रखी है तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह के कोर्स में एनरोल होने की, अगर थ्योरी बढ़िया है तो। और अगर थ्योरी बढ़िया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लो, जल्दबाजी में ही सही पर करना पड़ेगा, क्योंकि वरना बर्डन बन जाएगा आगे थ्योरी और क्वेश्चंस लगेंगे नहीं। पर जिसकी थ्योरी पूरी हो रखी है उसको ये जरूरत नहीं है करने की, अपना एटीएम चल ही रहा है, जिनकी थ्योरी मजबूत हो रखी है उनके लिए। ठीक है, चलो। तो विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धन बिलोंग टू, विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धन बिलोंग टू, हर्षवर्धन किस वंश से थे। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। ओके, कुछ लोगों का थोड़ा सा अलग भी आंसर आ रहा है। चलो आंसर क्या है फटाफट से बताते हैं हम। पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, ध्यान से सुनो भाई। इस पुष्यभूति डायनेस्टी या पुष्यभूति राजवंश को हम वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्धन डायनेस्टी, वर्धन राजवंश, वर्धन डायनेस्टी यानी वर्धन राजवंश। आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो हर्षवर्धन है ना, इसने रूल किया है 606 एडी से 647 एडी तक। जैसे अभी 2024 एडी चल रहा है,
तो इसने रूल किया 606 एडी से, यानी 606 ईस्वी से 647 एडी यानी 647 ईस्वी तक। और ये रूलर रहा है बच्चों कन्नौज का। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज जो कि परफ्यूम के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है आज के टाइम में? परफ्यूम, इत्र के लिए फेमस है। इत्र के लिए फेमस है आज के टाइम में कन्नौज। गंगा किनारे बसा हुआ है कन्नौज। तो इसी कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन, और ये पुष्यभूति डायनेस्टी यानी वर्धन राजवंश को बिलोंग करता था। इसके पिता का नाम बच्चों ये याद रखना, इसके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या था इसके फादर का नाम? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, वो थानेसर का राजा था। कहां का राजा था? थानेसर। थानेसर कहां पर है? कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र हरियाणा से ध्यान से देखो, कुरुक्षेत्र जो है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, उसी कुरुक्षेत्र के पास थानेसर नाम की जगह है हरियाणा में। वहीं का राजा था प्रभाकर वर्धन। तो याद रखना, प्रभाकर वर्धन का बेटा है हर्षवर्धन, जो कि थानेसर छोड़ अपनी नई राजधानी बनाता है कन्नौज में, और कन्नौज से शासन करता है। और एक चीज याद रखना भाई, हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी का है, और ये वही हर्षवर्धन है जिसका युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था चालुक्य के राजा पुलकेशिन सेकंड के साथ। पुलकेशिन द्वितीय के साथ, है ना भाई? पुलकेशिन सेकंड के साथ इसका युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में, ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के बैंक पर, नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। और इसमें पुलकेशिन टू जीत गया था। पुलकेशिन टू जीत गया था, हर्षवर्धन को हरा दिया। तो याद रखना बेटा, तो हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है? पुष्यभूति। प्रभाकर वर्धन इसके फादर का नाम था। हर्षवर्धन ने रूल किया 606 से 647 एडी तक। इसके फादर की कैपिटल थी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेसर, जबकि इसकी कैपिटल थी कन्नौज। कन्नौज का शासन संभालते हुए 618 एडी में, 618 एडी में इसका युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन सेकंड, जो कि चालुक्य डायनेस्टी का राजा था, उसके साथ। और पुलकेशिन ने इसे बुरी तरीके से हरा दिया, और तब नर्मदा नदी बन गई चालुक्य और पुष्यभूति डायनेस्टी के एम्पायर्स दे उनके बीच का बॉर्डर। ठीक है, चलो तो यहां पे मैं बता देता हूं आपको। ये देखो बेटा, ये है हरियाणा में थानेसर। ये कौन सी जगह? थानेसर। तो यहां प्रभाकर वर्धन की कैपिटल थी हरियाणा में, थानेसर। और इधर है कन्नौज। प्रभाकर वर्धन का बेटा जो है यहां कन्नौज में रहकर शासन करता है। तो याद रखना, ये कन्नौज, ये इसकी कैपिटल रही। हर्षवर्धन की कैपिटल कन्नौज और प्रभाकर वर्धन की थानेसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कीर्तिज एहोल इंस्क्रिप्शन स्पीक्स इन डिटेल द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन सेकंड ओवर। रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की किस पर विजय के बारे में विस्तार से बताता है? जल्दी बताओ, मैंने अभी तुम्हें बताया है, अभी बताया है। पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल अब्दुल, कान्य कुब्ज बोलते थे कन्नौज को। बहुत बढ़िया, अभी बताया, वेरी गुड। तो हर्षवर्धन को हराया। तो कर्नाटक में एहोल इंस्क्रिप्शन है, एहोल शिलालेख है। मतलब एहोल नाम की एक जगह है, वहां पर एक जैन टेम्पल है, मेगुती जैन टेम्पल है, मेगुती। ठीक है, ध्यान से देखो, एहोल इंस्क्रिप्शन कहां पर है? एहोल नाम की जगह पर, एहोल नाम की जगह पर एक जैन टेम्पल है, जैन मंदिर है। उस जैन मंदिर का नाम है मेगुती मंदिर है, जैन टेम्पल।
इसकी दीवार पर एक शिलालेख है, उसे बोलते हैं एहोल इंस्क्रिप्शन। और ये पुलकेशिन सेकंड का जो दरबारी कवि है, ध्यान से देखो बेटा, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय का जो कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि था रवि कीर्ति, उसने लिखवाया है। कोर्ट पोएट का मतलब दरबारी कवि, उसके दरबार में जो फेमस कवि था रवि कीर्ति, उसने ये लिखवाया था, रवि कीर्ति ने। ठीक है, और इसमें यह बताता है कि कैसे कैसे पुलकेशिन सेकंड नर्मदा के किनारे हुए युद्ध में हर्षवर्धन, जो कि कन्नौज का राजा, उसको हराता है। तो नर्मदा के किनारे हुए युद्ध में हर्षवर्धन की हार को, हर्षवर्धन की हार एवं पुलकेशिन सेकंड की विजय को बताता है। ठीक है भाई, याद रखना। ठीक है, और याद रखना वही नर्मदा रिवर, ये देखो यहां पर इस तरह से ये नर्मदा निकलती है भाई, नर्मदा निकलती है अमरकंटक। तुम्हें सबको मैंने पहले भी बताया था, यहां पर एक माउंटेन रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला है मैकाल। तो इस मैकाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर यहां पर है अमरकंटक चोटी, अमरकंटक पीक, और यहां से निकलती है बच्चों नर्मदा रिवर इस तरह से एमपी से होते हुए गुजरात, और गुजरात में जाके ये देखो ये है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, इसे क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी, या इसी को बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे की खाड़ी। तो यहां पर ये नर्मदा नदी अपना पानी गिरा देती है। तो ये नर्मदा जो है, ये जो नर्मदा है बच्चों, नर्मदा ही बॉर्डर बन गई चालुक्य राजवंश के इलाके और हर्षवर्धन के इलाके के बीच में, ये बॉर्डर बन गई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां पर ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखो कि रवि कीर्ति का जो एहोल इंस्क्रिप्शन है उसकी लोकेशन देखो, कर्नाटक में, कर्नाटक में यहां पर पुलकेशिन, जो पुलकेशिन या चालुक्य वंश था, पुलकेशिन सेकंड चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था, चालुक्य वंश का राजा था, और इनकी कैपिटल थी बच्चों बादामी, बादामी इनकी कैपिटल है यहां पर। उस जमाने में इसे वातापी कहा जाता था। तो वादामी, देखो बादामी या फिर वातापी, ये इनकी कैपिटल थी, ये इनकी कैपिटल थी चालुक्यों की। ठीक है, और यहीं पर है, यहीं पर बादामी के पास यहीं पर है एहोल। कौन सी जगह, एहोल, यहीं से मिला है वो इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति का, एहोल से। ठीक है बच्चों, चलो तो मैंने जगह बता दी तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। इनमें से किसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, भारत की यात्रा की थी, जल्दी बताओ बेटा। थैंक यू सतीश, थैंक यू बेटा। अनूप बोल रहा है कि सर मैंने बेसिक नहीं किया है लेकिन मैंने इस बैच को परचेज किया है। अगर तुझे इससे फायदा लग रहा है तो अच्छी बात है अनूप, पर अगर मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चंस कितने भी प्रैक्टिस कर लो बेटा, जब तक थ्योरी नहीं करते ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है, तो एक बार थ्योरी के लिए तू अपने हिसाब से देख ले कि तेरे को बैच की जरूरत फील हो रही है कि नहीं हो रही, तेरा डिसीजन है। ठीक है, चलो तो बच्चों का जवाब आ चुका है ए, हुएनसांग। ठीक है, चाइना में तो इसका नाम है ज़ुएनज़ांग, ज़ुएनज़ांग, अपने यहां पे बोलते हैं हुएनसांग। ठीक है, हुएनसांग, एस साइलेंट है, हुएनसांग। तो भैया हर्षवर्धन के टाइम पे आया था हुएनसांग। हर्षवर्धन का रूलिंग पीरियड मैंने तुम लोगों को अभी बताया बेटा,
606 एडी से लेकर 647 एडी तक, और ह्वेनसांग आया था 629 एडी में और वापस गया है 645 एडी में। तो मतलब हर्षवर्धन का ही रूल चल रहा है इस टाइम पे, तो है ना भाई। चाइनीज बुद्धिस्ट मंक है, चाइना का बौद्ध भिक्षु है। क्या है बच्चों? चाइना का बौद्ध भिक्षु। तो ये क्या है? चाइनीज बुद्धिस्ट मंक, चाइना का बौद्ध भिक्षु है, जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया, लगभग 15 साल यहां पर रहा। ठीक है, लगभग 15-16 साल ये यहां पर रहा और बढ़िया तरीके से ये यहां पर रुका है। और उसके बाद इसने जो है काफी टाइम स्पेंड किया। इसके अलावा इसने यहां से कई सारी बुक्स इकट्ठी की, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, किताबें इकट्ठी की और ये चाइना लेके गया। ठीक है, तो ज़्वेनज़ांग या ह्वेनसांग तो आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, चाइनीज बुद्धिस्ट मंक है। फाहियान, देखो फाहियान ये फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर है, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर जिसने इंडिया विजिट किया, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर, पहला चीनी यात्री है जो भारत आया, फाहियान जो भारत आया। अब तुम बोलोगे सर ये कब आया? तो बेटा ये कब आया मैं बताता हूं। फाहियान आया है 399 एडी में। कब आया है? 399 एडी में, और ये गया है 412 एडी में। उस टाइम पर हिंदुस्तान पर गुप्त वंश का एक राजा शासन कर रहा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त का बेटा था ये। चंद्रगुप्त टू के टाइम पर फाहियान इंडिया आया था। ये पहला चीनी यात्री है, पहला चाइनीज बुद्धिस्ट मंक है। ठीक है भाई, बिल्कुल बेटा, ये समुद्रगुप्त के टाइम पे नहीं, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया है फाहियान। समुद्रगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त टू, उसके टाइम पे आया है फाहियान। ठीक है, तो ये फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर है। और इब्न बतूता जो है बच्चों, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता, इब्न बतूता आया है ससुरा कहां से? मोरक्को से। कहां से आया बच्चों? मोरक्को। मोरक्को कहां पर? अफ्रीका में। और कब आया? ये आया 1333 में और ये रहा 1347 तक। और ये आया था उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक राजा था, सुल्तान था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया है। और मोहम्मद बिन तुगलक का रूलिंग पीरियड, भाई इसका तो रूलिंग पीरियड 1325 से 1351 तक था, समझ रहे हो। तो इस टाइम पे आया है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मोरक्को से आया है इब्न बतूता। और एक चीज और बता दूं, इब्न बतूता ने किताब भी लिखी थी इंडिया के बारे में, रिहला। कौन सी किताब बच्चों? रिहला। रिहला नाम की किताब लिखी थी जिसमें इसने उस वक्त के दिल्ली सल्तनत के बारे में काफी कुछ बताया है। बिल्कुल सेम टाइम पे। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो यही कहा जाता है, वाइजेस्ट इडियट रूलर। ठीक है, बिल्कुल सन की राजा। ठीक है, एलशिफ बोल रहा है नोरा फतेही की याद है। ससुरा इब्न बतूते के नाम से याद नहीं है मोरक्को, है नोरा फतेही के नाम से याद है। देखो भाई ध्यान से, करण भाई देखो, डेट याद करने का एक ही तरीका है कि आप इवेंट्स को रिलेट किया करो, है ना। देखा करो कि अब जैसे ये आया है मोरक्को से 1333 1347, तो उस टाइम पे किसका शासन चल रहा था? हमने जो बच्चे फाउंडेशन में जुड़े उनको मालूम है कि उन्होंने फाउंडेशन में देखा कि यार हम लोगों ने उस टाइम पे ये रूलर पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उस टाइम के साथ। तो मतलब ईयर्स याद करने का एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन। अगर मुंह बोली रिवीजन से याद नहीं हो रहा है तो लिख लिख के रिवीजन। हमने भी किया है, तुम भी करोगे, आने वाले टाइम में भी लोग करेंगे। तो रिवीजन इज दी ओनली की कि आपको लंबे टाइम तक ईयर्स वगैरह सब याद हो जाए। बाकी मार्को पोलो जो है बच्चों, ये आया था कुछ 1290 के आसपास, 1290 एडी के आसपास आया था, साउथ इंडिया में आया था। काकतीय वंश
साउथ इंडिया में उस टाइम पे काकतीय वंश, काकतीय डायनेस्टी थी। काकतीय डायनेस्टी की एक रूलर थी रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी। तो रुद्रमा देवी उस टाइम पे काकतीय वंश की रानी थी। इनके टाइम पर आया था मार्को पोलो, और ये आया था इटली से। कहां से आया है? इटली से। काकतीय डायनेस्टी की रुद्रमा देवी के टाइम पर 1290 के आसपास। तो भाई हर्षवर्धन के टाइम पे तो ज़्वेनज़ैंग आया है। ठीक है, चलो। रवि, मार्को पोलो भी एक यात्री था जो साउथ इंडिया में काकतीय वंश, आंध्र प्रदेश का जो इलाका है ना, वहां पर काकतीय वंश था। तो उनकी रानी रुद्रमा देवी के टाइम पर विजिट करता है साउथ में। तो मार्को पोलो उस टाइम का एक ट्रेवलर है, यात्री है। तो आंसर तो हो गया ह्वेनसांग, ह्वेनसांग। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये ह्वेनसांग है, देखो भाई, ये ह्वेनसांग है, ये है ह्वेनसांग। ठीक है भाई, चलो। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? अब तो बता सकते हो इनमें से किसने, क्योंकि देखो ये तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया है, इनमें से कौन सा गुप्त पीरियड में आया है? ये तो हर्षवर्धन के टाइम पर आया है, और हर्षवर्धन का जो टाइम है, हर्षवर्धन का जो टाइम है वो है 606 से 647 एडी के बीच में आया है। तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया। फाहियान आया है चंद्रगुप्त टू के टाइम पर। आंसर दे दिए हो क्या तुम लोग? चंद्रगुप्त टू के टाइम पर। चंद्रगुप्त टू कब रूल करता है? 380 एडी से लेकर 413 एडी तक। ये चंद्रगुप्त टू का टाइमिंग है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फाहियान आया था। आंसर तो पता चली गया ना कि कौन से गुप्त रूलर के टाइम पर या गुप्त पीरियड में कौन सा ये बंदा आया था। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया, फाहियान चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया, और इत्सिंग जो है, इत्सिंग जो है ये आया बच्चों 671 में, 671 एडी में, और ये रहा 685 एडी तक इंडिया में। 671 में आया, 685 एडी तक रहा ये इत्सिंग। ठीक है, तो भाई गुप्त डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड कितना? देखो, गुप्त डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड का मतलब है 240 एडी से लेकर 240 एडी से लेकर, ध्यान से देखो, 543 एडी। 240 से 543 एडी गुप्ता पीरियड है। इसके बीच में तो फाहियान ही आया है बस। तो आंसर है फाहियान। और ये फाहियान कब आया था? मैंने अभी आपको बताया 399 एडी में आया था और 412 एडी में चला गया। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब यहां पे है खतरनाक क्वेश्चन, तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहां पर है। अच्छा, एलशिफ पूछ रहा है कि सर ये आए ही क्यों थे? प्रीतिमा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी वही कर रहे हैं, गुप्ता पीरियड पे आ चुके हैं। देखो भाई, ये आए ही क्यों थे, ये आते ही क्यों थे? ये आते ही इसीलिए थे क्योंकि इनको नए इलाकों के बारे में पता करना होता था। यात्री है, नए नए इलाके घूमने का शौक था इनका। और दूसरा, दूसरे इलाकों की सोसाइटी, यानी दूसरे इलाकों का समाज, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां का प्रशासन, ठीक है, वहां का ट्रेड, वहां का कल्चर, ये समझने की कोशिश करते थे ये लोग। तो किसी किसी को शौक होता है घूमने फिरने का, अलग अलग इलाकों को जानने का, तो इस तरह से ये आया करते थे। प्लस ये जो चाइनीज ट्रेवलर्स आए हैं, ये तो आए हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के चक्कर में, जो बौद्ध धर्म की जो किताबें हैं उनके चक्कर में, क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत से ही हुई। भारत में बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारी किताबें लिखी गई, तो उन्हीं पवित्र किताबों की खोज में ये लोग आते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
बौद्ध धर्म पहले हमारे यहां था, तो हमारे यहां किताबें बढ़िया लिखी गई, तो उन्हीं को ये ले जाने आते थे ताकि उनका ट्रांसलेशन करके ये समझ सके कि क्या लिखा गया है। ठीक है, बेटा सुनील आरआरबी बैच में हरीश सर जो है पूरी जीके पढ़ाएंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट हिस्ट्री, एक्सेप्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री आरआरबी में मैंने पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो चलो बेटा, इब्न बतूता की किताब का नाम था रिहला, रिहला। ठीक है, अब देखो द प्रयाग प्रशस्ति, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ विच गुप्ता रूलर। अच्छा, अब मैंने यहां पे तुम्हारे लिए कई चीजें बढ़िया कर दी कि किस गुप्ता रूलर के बारे में ये बता रहा है द प्रयाग प्रशस्ति। तो अशोक तो नहीं होगा, अशोक तो मौर्यन रूलर है, तो ये तो हटा ही दो ऑप्शन में से। अब बताओ भाई, जल्दी से जवाब दो सभी लोग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। आप लोग बोल रहे हो कि सर समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि श्रीगुप्त जो है ये तो फाउंडर है गुप्त डायनेस्टी का, संस्थापक है। ये क्या है बच्चों? संस्थापक है, फाउंडर है श्रीगुप्त, और इसने रूल किया 240 से 280 एडी, मतलब 40 साल रूल किया भाई इसने, श्रीगुप्त ने। पर पता नहीं क्या रूल किया साला, इसके बारे में कुछ है ही नहीं जानकारी, कुछ जानकारी नहीं, पता नहीं कैसा रूल किया है। तो 240 से 280 एडी, 40 साल रूल किया, और 40 काम नहीं है, 4 काम नहीं है इसके बारे में हमें 4 चीजें नहीं मालूम। तो ये फाउंडर है, बस एक चीज मालूम है कि इसने एक टाइटल अज्यूम किया था, इसने एक टाइटल लिया था महाराज का। अगर तुमसे कभी पूछ लें कि पहली बार महाराज का टाइटल किसने अज्यूम किया था प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने महाराज का टाइटल अज्यूम किया हो, महाराज का टाइटल लिया हो, तो महाराज का टाइटल लेने वाला पहला बंदा है श्रीगुप्त। महाराज का टाइटल अज्यूम किया इसने, तो ये फाउंडर है गुप्त डायनेस्टी का। बाकी श्रीगुप्त का पोता है, श्रीगुप्त का पोता है भैया, ग्रैंडसन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, और जो रियल गुप्त एरा है, जो रियल गुप्त एरा है वो यहीं से शुरू होता है। यानी एक्चुअल में जो पहला इंपॉर्टेंट रूलर है वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। 319 एडी से इसने शासन किया 335 एडी, बहुत ज्यादा टाइम तक शासन नहीं किया, पर इतना जबरदस्त शासन किया कि इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर, गुप्ता डायनेस्टी का पहला इंपॉर्टेंट रूलर है, पहला इंपॉर्टेंट रूलर। ठीक है, अब समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त, जैसे तुमने बोला कि सर समुद्रगुप्त के बारे में है प्रयाग प्रशस्ति, भाई प्रयाग का मतलब है संगम, तो गंगा और यमुना का संगम होता है वहां पे, तो इसलिए लिख दिया प्रयाग। भाई इलाहाबाद में ही तो संगम है गंगा और यमुना का, तो प्रयाग लिख दिया। प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए। ठीक है, क्या करते हुए? प्रशंसा करते हुए। अब प्रशंसा कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते होंगे, है ना भाई? हाँ, ऐसे ही लिखते हैं, प्रशंसा करते हुए। तो प्रयाग मतलब इलाहाबाद, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, अप्रिशिएट करते हुए कोई इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ये समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में बताता है भाई लोग, सैन्य अभियानों के बारे में बताता है, मिलिट्री एक्सपेडिशंस, मिलिट्री एक्सपेडिशंस। मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं, गुप्त एम्पायर, गुप्त एम्पायर जितना समुद्रगुप्त के टाइम पर बड़ा है, गुप्त साम्राज्य का एक्सपेंशन जितना समुद्रगुप्त के टाइम पर हुआ उतना किसी के टाइम पर नहीं हुआ, किसी भी रूलर के टाइम पर नहीं हुआ। तो इसके सैन्य अभियानों की खास बात यह है, देखो समुद्रगुप्त के जितने भी सैन्य अभियान रहे, सैन्य अभियानों में हमेशा जीता है ये। जब भी किसी भी आर्मी के साथ इसने कोई युद्ध किया, किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ इसने कभी युद्ध किया, ही नेवर लॉस्ट अ बैटल,
ही नेवर लॉस्ट अ बैटल, कभी कोई युद्ध नहीं हारा। जितने भी मिलिट्री एक्सपीडिशंस, जितने भी सैनिक अभियान इसने चलाए हैं, सब में जीता है ये। ठीक है, तो सैनिक अभियानों में हमेशा जीता। और इसकी यही बात इसके दरबारी कवि हरिसेन ने, इसके दरबारी कवि हरिसेन ने क्या किया, देखो ध्यान से, हरिसेन ने इसकी यही खास बात की कभी ये कोई बैटल हारा नहीं, यही खास बात इसने लिखवा दी। कहां पर? इलाहाबाद पिलर पर। इलाहाबाद पिलर पर दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में पूरी की पूरी प्रयाग प्रशस्ति लिखवा दी। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख या अभिलेख जो है, इसमें समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में बताया है कि कैसे कैसे इसने कौन कौन से किंगडम को कितना बुरी तरीके से हराकर उनके ऊपर जीत हासिल की है। और ये किसने लिखा है? दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में बताया है, ये लिखकर, संस्कृत में बताया है लिखकर। और इसने जबरदस्त तारीफ करते हुए यहां पर समुद्रगुप्त को मेंशन किया। पर एक चीज याद रखना कि ये जो इलाहाबाद पिलर है, ये एक्चुअल में अशोक ने बनवाया था। ये जो पिलर है ये अशोक द्वारा बनवाया गया था। पिलर अशोक द्वारा बनवाया गया। इसके ऊपर प्रयाग प्रशस्ति यानी वो प्रशंसा में जो शिलालेख लिखा है वो हरिसेन ने करवाया। तो इलाहाबाद पिलर अशोक ने बनवाया, बिल्ट बाई अशोक, मौर्यन वंश का अशोक ने इसको बनवाया। और अब गुप्त वंश के टाइम पर हरिसेन ने उसी इलाहाबाद पिलर पर प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख लिखवा दिया संस्कृत में। ठीक है, कि कैसे इसने विजय हासिल की दूसरे राज्यों के ऊपर। और एक चीज मैं बताता हूं, ये जो प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद पिलर पर लिखा हुआ है ना, प्रयाग प्रशस्ति, तो इलाहाबाद पिलर पे सिर्फ समुद्रगुप्त नहीं है, समुद्रगुप्त के अलावा भी कोई मेंशन्ड है। याद रखो भाई, मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। इलाहाबाद पिलर पर 4 लोग मेंशन्ड हैं, सिर्फ समुद्रगुप्त नहीं है। इलाहाबाद पिलर पर 4 लोग, क्योंकि ये पिलर अशोक ने बनवाया, तो ऑब्वियस सी बात है अशोक के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा। अशोक ने अपने बारे में कुछ लिखवाया, वो तो हर पिलर वगैरह पे अपने बारे में लिखवाता था। ठीक है, तो इलाहाबाद पिलर पर पहला नाम है अशोक, दूसरे नंबर पे समुद्रगुप्त, क्योंकि यही ऑर्डर है इनके आने का। ठीक है, समुद्रगुप्त, अशोक के बाद कौन आया? समुद्रगुप्त, उसके बारे में भी लिखा गया। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद सीधे जहांगीर, अकबर का बेटा, मुगलों का बादशाह जहांगीर। और जहांगीर के बाद बीरबल, हालांकि उम्र में बीरबल बड़े हैं, पर जहांगीर क्योंकि औहदे में बड़े हैं, मुगल बादशाह हैं, उन्होंने बीरबल को भी मेंशन करवाया। तो अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर और बीरबल, ये चारों मेंशन्ड हैं। ये चारों मेंशन्ड है कहां पर? उस इलाहाबाद पिलर पर। ये चारों लोग मेंशन्ड है, पर समुद्रगुप्त के बारे में जो बात बताई गई है उसे बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति। उसे क्या बोला जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। और इस इलाहाबाद पिलर पर ये 4 लोग हैं सीक्वेंस में, अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर और बीरबल। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ये जो इलाहाबाद पिलर है ये एक्चुअल में इलाहाबाद में था ही नहीं, ये तो कौशाम्बी में था। इलाहाबाद के वेस्ट में, पश्चिम में एक जगह है कौशाम्बी, तो कौशाम्बी में हुआ करता था ये पिलर, इसे कौशाम्बी पिलर बोलते थे। बाद में जहांगीर ने इसे उठा के अकबर के किले, इलाहाबाद में अकबर का जो फोर्ट है, संगम के किनारे अकबर का जो फोर्ट है, वहां पर इस पिलर को गड़वा दिया और इसका नाम तब से पड़ गया इलाहाबाद पिलर। तो जहांगीर ने इसको कौशाम्बी से हटवाकर इलाहाबाद किले में रखवा दिया। ठीक है भाई, बिल्कुल अभी भी है। मैं तुम्हें ऐसा करता हूं, तुम्हें दिखाई देता हूं, रुको, तुमको दिखाते हैं भाई, रुको। इलाहाबाद पिलर देखो तुम, इलाहाबाद के किले में है। किले में आज के टाइम में आर्मी है, काफी टाइम से आर्मी है। ये देखो भाई, अगर तुम देख पा रहे हो, ये है भाई, देखो अशोक पिलर लिखा हुआ है ना, ये वो पिलर है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। पिक्चर देखो, पिक्चर काहे नहीं दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, मालिक पैसा दिए हो तुम, है ना। बहुत बढ़िया राकेश यादव,
ये है वो पिलर और इसके ऊपर उकेरा गया है इंस्क्रिप्शन। अकबर के किले में, जहां पे आज के टाइम में आर्मी है, इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है भाई। ध्यान से देखो। अच्छा, पत्थर पर लिखा नहीं दिख रहा। चलो पत्थर पे तुम्हें सनम का नाम दिखाते हैं। ससुरा पत्थर पे लिखा नहीं दिख रहा है बेटा। ये इलाहाबाद में जो इलाहाबाद फोर्ट है, इलाहाबाद किला है, यमुना के किनारे जहां संगम है वहीं पर, तो अकबर के किले में ये है। ठीक है, और मैं तुम्हें वो दिखाता हूं कि ये लिखा हुआ कैसा दिखता है। देखो अब दिखेगा बाबू, देखो अब देखो ये लिखा हुआ है। पर याद रखना ये उस टाइम पे देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं होती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी। ठीक है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पर देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं, दूसरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो संस्कृत लग ही नहीं रही, क्योंकि स्क्रिप्ट दूसरी है। देवनागरी स्क्रिप्ट में संस्कृत हम जैसे लिखते हैं वो अलग है, ये संस्कृत की जो स्क्रिप्ट है अलग है। पर ये है, बिल्कुल लग रहा होगा चाइनीज वाइनीज लग रहा होगा तुम्हें, पर ये स्क्रिप्ट अलग है, तो लेटर्स अलग हैं, पर ये है संस्कृत। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील बिल्कुल ले सकते हो बेटा। अच्छा, लिखने वाले का नाम क्या है? लिखने वाले का नाम है, लिखवाने वाले का नाम, लिखवाने वाले का नाम है हरिशेन। दरबारी कवि है समुद्रगुप्त का। ठीक है बच्चों, चलो तो ये दरबारी कवि है समुद्रगुप्त का हरिशेन, उसने ये लिखवाया है। और पहले ये पिलर कौशाम्बी में हुआ करता था। कहां पर? कौशाम्बी। ये देखो, जैसे आज तो इलाहाबाद में है भाई, आज तो इलाहाबाद में, ये इलाहाबाद, और इधर बच्चों ये कौशाम्बी। ये कौन सी जगह? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी से शिफ्ट किया इसको इलाहाबाद किसने? जहांगीर ने। इस पिलर को कौशाम्बी से किसने हटाया? जहांगीर ने। जहांगीर ने शिफ्ट किया कौशाम्बी से इलाहाबाद। तो भाई ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पूरा हो गया, समुद्रगुप्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त टू? चंद्रगुप्त टू के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। जैसे अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, अलग अलग फील्ड से 9 बंदे आए हैं, वैसे ही तुम्हें लग रहा होगा कि सर अकबर के 9 रत्नों से 9 रत्न का कॉन्सेप्ट चालू हुआ है क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अकबर से बहुत साल पहले, लगभग ये मान के चलो तुम 1000 साल पहले, अकबर से 1000 साल पहले चंद्रगुप्त टू ने अपने दरबार में 9 रत्नों का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। इसने अपने दरबार में 9 अलग अलग फील्ड से बंदे रखे हुए थे। अब तुम्हें यह बताना है कि सर उन 9 में से इनमें से कौन सा शामिल था। तो देखो 9 के 9 तो तुम्हें याद भी नहीं रखने। मैं तुम्हें कुछ नाम बताता हूं, जैसे चंद्रगुप्त टू का जो रूलिंग पीरियड है बच्चों, वह है 380 एडी से लेकर, समुद्रगुप्त के बाद ही आया। समुद्रगुप्त का छोटा बेटा है चंद्रगुप्त टू। बड़े बेटे को मार दिए हैं छोटे भाई। चंद्रगुप्त टू ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार दिया है और गद्दी पर बैठ गया है। क्यों मारा है वो कहानी मैं तुम्हें बताऊंगा, जल्द ही बताऊंगा। 380 एडी से 413 एडी तक इसने शासन किया, और इसके दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से 4-5 के नाम बताता हूं। देखो, पहला नाम है बच्चों वराह मिहिर। वराह मिहिर। दूसरा था भैया कालिदास। फिर एक था अमर सिम्हा। आंसर तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, अमर सिम्हा। और चौथा था बच्चों वराहमीर, कालिदास और अमर सिम्हा के अलावा धन्वंतरी। धन्वंतरी। ठीक है, ओ ये क्या हुआ भाई? धन्वंतरी। वराह मिहिर तो भैया ये था एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री था, एस्ट्रोनॉमर था और मैथमेटिशियन था।
तो एस्ट्रोनॉमर और गणितज्ञ, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ, यानी एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन, ये था वराहमिहिर। कालिदास तो राइटर था, लेखक था, लेखक था, ये तो राइटर था। और अमरसिम्हा ग्रामर का ज्ञाता था, व्याकरण का ज्ञाता, ग्रामेरियन, व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण ज्ञाता, ग्रामेरियन। धन्वंतरी, ध्यान से देखो बेटा, धन्वंतरी ये चिकित्सक था, डॉक्टर था, सर्जन था, ये सर्जन था, प्लास्टिक सर्जरी करता था, चिकित्सक था ये धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी। तो 5 में से 4 तो यही हो गए। और अब देखो तुम्हें आंसर तो पता चली गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे वराहमिहिर, जो कि एक मैथमेटिशियन और खगोल शास्त्री था, एस्ट्रोनॉमर था, वो इसके 9 रत्नों में से एक था। बिल्कुल 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 सुशील, आयुर्वेद का डॉक्टर था ये धन्वंतरी। समझ में आया सबको? शुभम बोल रहा है सर भाभी का चक्कर था। फाउंडेशन पढ़ के आया बेटा, इसीलिए बोल रहा है, मुझे लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया माही गुप्ता। बिल्कुल धन्वंतरी वो धनतेरस वाले ही हैं। बहुत बढ़िया बेटा, सब मालूम है, शाबाश। चलो, तो ये चंद्रगुप्त टू के बारे में ये बातें पता चली हैं भाई। ये इसके दरबार में 9 रत्न थे, कॉन्सेप्ट अकबर से पहले ही आ चुका था। 9 में से जो फेमस 4 थे वो ये हैं, और उनमें से ही आंसर हमें पता चल गया। ठीक है, पर एक चीज याद रखना बेटा, इस चंद्रगुप्त टू के बारे में कहा जाता है कि इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी जो है वो हुआ करती थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से शासन करता था ये चंद्रगुप्त टू। ठीक है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, और एक चीज और बताऊं तुम्हें इसके बारे में, एक चीज और बताता हूं। ये चंद्रगुप्त टू ही है जिसने पहली बार चांदी के सिक्के निकाले। गुप्त वंश में पहली बार चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, तांबे और चांदी के सिक्के चलाने वाला यही था। चांदी के सिक्के इसने इंट्रोड्यूस किए, सिल्वर कॉइन्स। चांदी के सिक्कों को, सिल्वर कॉइन्स को क्या बोला जाता था गुप्ता एम्पायर में? देखो क्या बोला जाता था बच्चों, इनको बोला जाता था, सिल्वर कॉइन्स को बोला जाता था, चांदी के सिक्कों को बोला जाता था रुपयक, रुपयक या रुपयकाज। ठीक है, चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स, रुपयकाज। और वहीं तांबे के सिक्के भी चलवाए इसने, कॉपर कॉइन्स। तांबे के सिक्के यानी कॉपर कॉइन्स को बोला गया, गुप्ता एरा में जो कॉपर कॉइन्स थी उन्हें बोला गया दलेर, दलेर। ठीक है, दलेर। और सोने के सिक्कों को बोला जाता था दिनार। सोने के सिक्के दिनार। ठीक है भाई, तो चांदी और कॉपर के सिक्के चलवाने वाला पहला गुप्त शासक, पहला गुप्त शासक। ठीक है भाई, मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बाकी इसके 1-2 फैक्ट्स और बताता हूं चंद्रगुप्त टू के, बढ़िया समझ में आएगा तुम्हें। इसके बारे में कहा जाता है कि भाई इसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। विक्रमादित्य, इसने कौन सा टाइटल अज्यूम किया बच्चों? विक्रमादित्य टाइटल अज्यूम किया। विक्रमादित्य का मतलब है आदित्य जैसा विक्रम, सूर्य जैसी वीरता, सन जैसा वेलर। समझ में आ रही है बात? सूर्य जैसी वीरता, तो विक्रमादित्य। और ये टाइटल इसने कब अज्यूम किया?
जब इसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया। सबसे बड़ा दुश्मन कौन था इसका? सबसे बड़ा दुश्मन हरा दिया था, उसका नाम था, उज्जैन का राजा था, उज्जैन का राजा था, उज्जैन का राजा, उज्जैन का राजा रुद्रसिम्हा थी। याद आ गया, देखो रुद्रसिम्हा, रुद्रसिम्हा थ्री को हराया इसने, मार दिया, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन था इसका। और उसके बाद इसने वीरता का ये पूरा का पूरा टाइटल कि मैं हूं विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू। ठीक है, तो रुद्रसिम्हा थ्री, उज्जैन के राजा रुद्रसिम्हा थ्री को हराकर इसने विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम किया। ठीक है, और इसी के टाइम पर कौन आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पे? फाहियान। अभी तो पढ़ रहे थे, फाहियान जो है इसी के टाइम पर आया था। 399 में आया था फाहियान, 412 में चला गया। तो ये रूलिंग पीरियड इसका क्या है? 380 से 413, तो इसी के टाइम पे आया था। ठीक है भाई, और एक लास्ट फैक्ट बताता हूं इसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में एक लास्ट फैक्ट बताता हूं, काम की चीज, बहुत बढ़िया काम की चीज। बाकी इसकी एक कहानी है, वो तो मैं कल डिस्कस करूंगा। बस यहां पर आपको एक बढ़िया चीज बता देता हूं। बहुत बढ़िया राजा था भाई चंद्रगुप्त टू, बहुत बढ़िया राजा था। तुम लोगों ने दिल्ली में मेहरौली सुना है क्या, जहां पे वो अपना कुतुब मीनार है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। सुशील, वो कहानी कल बताएंगे, क्योंकि आज तो टाइम की कमी है, और कल भी अपना ये चलेगा, ये वाले क्वेश्चंस और आएंगे बढ़िया वाले गुप्त राजाओं के बारे में, बढ़िया फैक्ट्स। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, मेहरौली तुमने दिल्ली में सुना होगा, जहां पर कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार के पास ना एक आयरन पिलर है, मैं अभी तुम्हें इमेज दिखाऊंगा उसकी। एक लोह स्तंभ है, आयरन पिलर है, उस आयरन पिलर के ऊपर चंद्र नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? चंद्र। तो हिस्टोरियंस, इतिहासकारों का यह मानना है कि कुतुब मीनार के पास, ध्यान से देखो बेटा, कुतुब मीनार के पास जो ये आयरन पिलर है, इस पर चंद्र नाम लिखा हुआ है, और चंद्र का मतलब है चंद्रगुप्त टू। क्योंकि जब उस पिलर की कार्बन डेटिंग की ना, कि उसकी एज कितनी है, तो पता चला एग्जैक्टली वही टाइम, लगभग वही टाइम जिस टाइम पे चंद्रगुप्त टू शासन कर रहा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त टू, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त टू, इसी ने ये पिलर स्टैब्लिश करवाया था। मैं तुम्हें दिखाता हूं जल्दी से, फिर क्लास ओवर करते हैं आज के लिए। बाकी जो क्वेश्चन है वो कल हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। देखो ध्यान से, आयरन पिलर, ये देख रहे हो बे, ये देखो भाई, ये आयरन पिलर है, यहां पर देखो, ये आयरन पिलर है। इस आयरन पिलर पर, अब देखो आयरन पिलर पर लगभग 1500 साल हो चुकी है। इस आयरन पिलर पर कोई रस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, रस्टिंग नहीं हुई है यहां पर, बिल्कुल दिल्ली में बेटा, दिल्ली में। ठीक है, ये दिल्ली में है बिल्कुल। तो आयरन पिलर, आयरन पिलर है ये, और आयरन पिलर जो है बेटा, ध्यान से सुनो, ये जो आयरन पिलर है, इस पर रस्टिंग, जंग नहीं लगा है। थोड़ा तुम्हें दिख रहा होगा कि थोड़ा सा सर रस्टिंग तो हो रही है, हल्की हल्की रस्टिंग 1500 साल बाद हुई है, क्योंकि इस आयरन में, ये प्योर आयरन नहीं है, प्योर लोहा नहीं है, इसमें बच्चों फोस्फोरस मिला हुआ है। फोस्फोरस, क्या मिला है? फोस्फोरस। तो ये प्योर आयरन नहीं है, फोस्फोरस मिलाया गया ताकि इसमें जंग ना लगे। तो तुम देखो, धूप, बारिश, हवा के साथ खड़ा हुआ है इस तरीके से, और आज तक नष्ट नहीं हुआ है। तो इसी पर लिखा हुआ है चंद्र। क्या लिखा हुआ है? चंद्र। ये देखो, यहां पर ये आयरन पिलर पे कुछ लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें, ये देखो भाई, कुछ लिखा हुआ दिखेगा, ये देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ है, पर ये भी उसी तरह से लिखा हुआ है संस्कृत में, अलग स्क्रिप्ट में। तो यहां पर एक नाम लिखा हुआ है चंद्र, वो चंद्रगुप्त टू का ही है। ठीक है भाई, बिल्कुल फास्फोरस की परत है। अब्दुल वाहिद, हमसे कैसे मिल सकते हो? सिलेक्शन लो और हम खुद मिलने आएंगे। तुम काहे मिलोगे हमसे? हम खुद मिलेंगे, सिलेक्शन लोगे तो। और ठीक है भाई,
यार रामरेश पूछ रहा है कि सर, रमरेश या रामरेश पूछ रहा है कि सर इसकी हाइट कितनी है। भाई मुझे इसकी हाइट मालूम नहीं कितनी हाइट है एग्जैक्टली, एक बार गूगल पे पता कर लोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे हाइट वाइट का सवाल तो कभी पूछा नहीं गया तुम्हारे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में। पर हाँ, अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर तुम पता करना चाहते तो गूगल पे तो मिल ही जाएगा कितने फीट की ऊंचाई है इसकी। ठीक है भाई, 20-25 के आसपास तो होगी ही, 20-25 फीट के आसपास। चलो बेटा, अच्छा कल की क्लास का कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कल क्लास होगी कि नहीं होगी। आज का सेशन तो हम यहीं खत्म कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, कल की क्लास के लिए बाकी क्लासेस का क्या स्टेटस है? बाकी क्लासेस तुमने अटेंड की? हाँ भाई, बाकी क्लासेस का क्या स्टेटस है? कल क्लास होगी कि नहीं होगी बाकी क्लासेस? मैथ्स ऑफ है, अच्छा। व्हाट अबाउट रीजनिंग एंड अपना साइंस? हाँ साहिल सर तो चलो बिजी हैं। अपनी क्लास होगी भाई, अपनी क्लास होगी, अपनी क्लास नहीं रुकेगी, अपनी क्लास होगी, ठीक है। चलो, हाँ तो अपनी भी क्लास है, अपनी भी क्लास नहीं रुकेगी, 6 बजे मिलोगे ससुरो। सौरभ एक बार वो जो नंबर दिया उस पर एक बार बात कर ले बेटा। सुनील, आरआरबी में हिस्ट्री में पढ़ाता हूं, बाकी सब हरीश सर पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो चलो चलो, फाउंडेशन की क्लास का टाइम हो गया, वहां मिलते हैं भाई। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।